हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि जो आपका सामाजिक अध्ययन होता है वो आपका 5वां पेपर होता है। ठीक है, इसके पहले हमने पहला पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा डिस्कस किया था, जिसकी क्लासेस की टाइम 11 बजे होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो हमारी क्लास चली थी वो 2 बजे चली, जो आपका सेकंड पेपर होता है जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास। तीसरा जो आपका पेपर होता है वो होता है आपका साइंस, और चौथा जो होता है वो होता है मैथ, और 5वां जो होता है वो होता है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और जो छठा होता है वो होता है हिंदी, और 7वां लास्ट जो आपका पेपर होता है वो होता है इंग्लिश। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो शाम के 5 बजे होती है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये पहला दिन है और जिसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहला जो आपका चैप्टर है भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल। ठीक है, और उसके बाद गुप्त काल है, वर्धन वंश है, सामंतवाद कालीन भारत है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। छठा जो आपका चैप्टर है वो है अरब में इस्लाम का उदय तथा भारत में तुर्कों का आक्रमण, और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है सल्तनत कालीन भारत दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, और अगला है आपका सल्तनत कालीन उपलब्धियां और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, और 10वां जो आपका चैप्टर है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, जिसमें आपका स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल आ जाता है। और 11 जो आपका चैप्टर है वो है स्थल मंडल धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, बाह्य बल, अनाच्छादन। ठीक है, और 12 नंबर जो है वो है आपका वायुमंडल, और 13 जो है वो है पवन, और बहुत ही बड़ा है सामाजिक अध्ययन, तो इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करना होगा। और जो आपका 14 है वो है जल मंडल, 15 जो है हमारा संविधान, नागरिकता, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व, और 16 है उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, और जो आपका और चैप्टर है 17 नंबर वो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, और 18 जो आपका चैप्टर है मुद्रा का अर्थ एवं प्रकार, और 19 जो आपका चैप्टर है वो भारत का औद्योगिक विकास। तो ये महत्वपूर्ण आपके सामाजिक अध्ययन की जो आपका फिर पेपर होता है, ये 19 चैप्टर है जिसमें हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, मौर्य काल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, और जो आप सभी को मैं पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ। रात के 10:30 बजे तक जब क्लासेस खत्म हो जाती है तो मैं आप सभी को शेयर कर देती हूँ, और इसके बाद की जो क्लासेस आएगी वो रात के 9 बजे आएगी। ठीक है, और वो क्लास रहेगी वो रहेगा साइंस का। ठीक है, और उसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर का मॉक टेस्ट होता है डेली। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है वो है मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन कीजिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आप अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, और हम पॉइंट टू पॉइंट के आपको क्या लिखना है इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पहला प्रश्न है मौर्यकालीन। इसमें हम मौर्यकालीन की सामाजिक स्थिति देखेंगे, आर्थिक स्थिति देखेंगे, धार्मिक स्थिति देखेंगे, हम तीनों ही देखेंगे, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि मौर्य कालीन की सामाजिक स्थिति कैसी थी, मौर्यकालीन की आर्थिक स्थिति कैसी थी, मौर्यकालीन की धार्मिक स्थिति थी। तो अगर आप तीनों के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्यकालीन की सबसे पहले सामाजिक, उसके बाद आर्थिक, उसके बाद हम धार्मिक स्थिति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन इंट्रो देख लेते हैं। तो मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के विषय में समसामयिक उपलब्ध स्रोतों से विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का भारत का वर्णन, मेगास्थनीज का पुस्तक है वो इंडिका है। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा कि वर्णन का अन्य यूनानी विज्ञानों द्वारा उदाहरण तथा विभिन्न अभिलेख ऐसे स्रोत में प्रमुख है जो तत्कालीन भारतीय संस्कृति स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला है इंफॉर्मेशन। वैसे ही अब हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति, यानी जो आपका मौर्य काल था उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो है वर्ण एवं वर्णाश्रम व्यवस्था, यानी वर्ण एवं वर्णाश्रम व्यवस्था। ये क्या होता है? तो वर्ण एवं वर्णाश्रम व्यवस्था
मौर्य काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। कौटिल्य ने धर्म शास्त्रों के समान 4 वर्णों का ही वर्णन किया, उनके व्यवसाय निर्धारित किए। यानी इसमें भी 4 वर्ण का निर्धारण किसने किया था? कौटिल्य ने किया था। और पहले के समान ही समाज में ब्राह्मणों की क्या थी? प्रधानता थी। 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला जो पॉइंट, कौटिल्य ने 4 वर्णों के अतिरिक्त अनेक वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख, यानी उन्होंने 4 वर्ण तो दिए थे, उसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में किया है, जिनकी उत्पत्ति विभिन्न वर्णों के अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के कारण हुई थी। इस वर्ण संकर जातियों में जैसे कि वर्ण संकर, ठीक है, अलग अलग जातियों उसे हम वर्ण संकर, जिसमें आपका निषाद, मागध, सूत, बेग, ये क्या है? आदि उल्लेखनीय है। किसमें? तो वर्ण संकर में। कौटिल्य ने सभी वर्ण संकर जातियों को शूद्र ही माना है। मेगास्थनीज ने भारत की वर्ण की व्यवस्था के विषय में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता था। यानी जो आपके मेगास्थनीज है, उन्होंने मौर्य कालीन के बारे में लिखा था कि कोई भी जाति अपने जाति मतलब कोई भी व्यक्ति अपने जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता था, और न ही उसे अपने व्यवसाय को दूसरी जाति के व्यवसाय में बदलने की अनुमति थी। आप देख सकते हो कि जो मेगास्थनीज अपने पुस्तक में लिखा था कि कोई भी व्यक्ति तो अपने जाति से बाहर शादी नहीं कर सकता था, दूसरे जो उन्होंने लिखा था कि ये कि अपने व्यवसाय को, जो उनका व्यवसाय था, यानी किसी भी व्यक्ति का अगर कोई व्यवसाय है तो दूसरी जाति के व्यवसाय में बदलने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, जो एक जाति की व्यवसाय है वही करेंगे, दूसरे किसी व्यवसाय में उनको बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और केवल इसमें ब्राह्मणों को यह अधिकार प्राप्त था। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो वर्ण एवं वर्णाश्रम है, इसमें क्या था? तो कौटिल्य ने इसमें सबसे पहले आपको पॉइंट पहला क्लियर होना चाहिए कि वर्ण एवं वर्णाश्रम व्यवस्था मौर्य काल तक पूर्ण विकसित हो गई थी, जिसमें कौटिल्य ने धर्मशास्त्रों के समान ही 4 वर्णों का वर्णन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्ण संकर के जातियों का भी उल्लेख किया था। ठीक है, और जिनकी उत्पत्ति विभिन्न वर्णों के अनुलोम एवं प्रतिलोम, और जिसमें वर्ण संकर में जो जाति आ जाती है वो निषाद, मगध, शूद्र, और ये सभी शूद्र के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो मेगास्थनीज थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि एक व्यक्ति का जो है अपना विवाह वो अपने ही जाति में कर सकता है, जाति के बाहर नहीं कर सकता है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो व्यक्ति जो उसका खुद का व्यवसाय है, किसी दूसरे के व्यवसाय में उसको परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, और यह जो अधिकार केवल और केवल किसको प्राप्त था? तो ब्राह्मणों को ही प्राप्त था। तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, वर्ण तथा वर्णाश्रम व्यवस्था, जो किससे संबंधित है? आपका मौर्य काल से। ठीक है, ये तो वर्ण एवं वर्णाश्रम व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं विवाह की। तो मौर्यकालीन में विवाह किस तरीके से होता था, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो संतानों उत्पत्ति विवाह का मुख्य उद्देश्य था, यानी संतान की उत्पत्ति ही, जो मौर्य काल था उसमें संतान की उत्पत्ति ही क्या था? मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था। और विवाह के लिए कन्या की जो आयु थी वो 12 वर्ष और पुत्र की आयु 16 वर्ष उचित मानी जाती थी। और कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है, और ये 8 प्रकार के विवाह इस प्रकार है: बाह्य विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह व पैशाच विवाह। ठीक है, तो प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किसने किया है? तो कौटिल्य ने किया है। और वो 8 प्रकार के विवाह आप देख भी सकते हो: बाह्य विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह। अब ये विवाह नहीं पूछेगा कि बाह्य विवाह क्या है। ठीक है, केवल और केवल इसी तरीके से पॉइंट पूछ देगा कि मौर्यकालीन में विवाह से संबंधित, बट ये विवाह से रिलेटेड उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप सामाजिक स्थिति पूछे तो आप पॉइंट टू पॉइंट 1 से 2 लाइन लिख सकते हो। ठीक है, तो विवाह किस तरीके से होता था? जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो तो संतान उत्पत्ति। ठीक है, और जो लड़की का उम्र होता था वो 12 और जो लड़के का उम्र होता था 16, इस तरीके से विवाह होता था। ठीक है, और 8 प्रकार के विवाह होते थे। स्त्रियों व पुरुषों दोनों को ही पुनर्विवाह की अनुमति थी, यानी वो फिर से विवाह कर सकते थे, किंतु इस विषय में पुरुषों को अधिक सुविधाएं प्राप्त थी।
ठीक है। और चाणक्य ने नियोग प्रथा का भी उल्लेख किया है। उसके बाद पुरुषों को अनेक विवाह करने की भी अनुमति थी। आप देख सकते हो जो मौर्यकालीन था इसमें ये था, सबसे पहला तो दोनों को ये अधिकार था, पुरुष और स्त्री को दोनों को ये अधिकार था पुनर्विवाह का, बट सबसे ज्यादा किसको अधिकार दिया गया था, तो पुरुषों को दिया गया था। और इसमें ये भी था कि पुरुषों को एक से मतलब कई अनेक विवाह कर सकते थे, ये भी अनुमति थी। और अर्थशास्त्र में लिखा है कि पुरुष संतान न होने पर वह पुनर्विवाह कर सकता है, क्योंकि स्त्रियां संतान उत्पन्न करने के लिए ही है, उनमें मतलब कि इस तरीके से माना जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से उनका पूरा मौर्यकालीन में जो सामाजिक स्थिति थी जिसमें विवाह इस तरीके से हो रहा था। अब हम बात करते हैं स्त्रियों की दशा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मौर्य काल की स्त्रियों की दशा स्मृति काल से अच्छी थी, यानी जो आपका उसकी अपेक्षा जो स्मृति काल थी उसकी अपेक्षा सही थी, तथा उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की भी अनुमति थी, किंतु फिर भी उनकी स्थिति कोई विशेष अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमने विवाह में ही देखा था। ठीक है, और स्त्रियों को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अब आप सोच सकते हो कि कैसे स्थिति होगी, तथा पति की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकती थी। और मौर्य युग में अनेक ऐसी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है जो पारिवारिक जीवन व्यतीत नहीं करती थी, तथा गणिका अथवा वैश्या का जीवन यापन करते हुए राजा का मनोरंजन करती थी। और स्त्रियों से गुप्तचरों का भी कार्य करवाया जाता था, और राजमहल में भी स्त्रियां सैनिकों के रूप में भी कार्य करती थी। यानी जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि स्त्रियों की जो स्थिति थी उतनी अच्छी नहीं थी। एक तो ये कि वो अपने पति की इच्छा के अनुसार ही कोई कार्य करती थी, और उनको घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी। ठीक है, और उसके बाद यूनानी लेखों के वर्णों से ज्ञात होता है कि राजघराने की स्त्रियां जो थी वो आवश्यकता होने पर शासन सूत्र भी अपने हाथों में ले लेती थी। यानी जो राजघराने की जो भी स्त्रियां थी वो अपने अनुसार जो भी उनको आवश्यकता पड़ती थी शासन सूत्र अपने हाथों में ले लेती थी। तो ये था आपका मौर्यकालीन की स्त्रियों की दशा। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन का रहन सहन, यानी वहां का रहन सहन क्या था। हमने पहला पॉइंट किया वर्ड और वर्ड संकट, और दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया विवाह, तीसरा पॉइंट स्त्रियों की दशा। अब चौथा जो पॉइंट है वो है रहन सहन। ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप याद करते चलिएगा। ठीक है, 1 से 2 लाइन अपने बस कॉपी में लिख लीजिएगा। रहन सहन की अगर बात करें तो मौर्यकालीन भोजन में विविध प्रकार के अन्न, दूध व मांस का समावेश होता था। ठीक है, यद्यपि जैन व बौद्ध धर्मावलंबी में मांस नहीं खाते थे, किंतु अधिकांश जनता इसका सेवन करती थी। यहाँ तक कि अशोक के समय में राजकीय जो यहाँ पे रंगानागार में प्रतिदिन अनेक पशु पक्षियों की हत्या की जाती थी। और यानी अगर हम सिंपल कहें तो यहाँ पे जो आपका मौर्यकालीन में जो रहन सहन था वो अन्न, दूध, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही खाते थे। ठीक है, और मेगास्थनीज ने लिखा है कि विशेष पद अधिकारियों के अतिरिक्त साधारण भारतीय मदिरा का सेवन नहीं करते थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है, यानी जो यहाँ कहा गया है कि मतलब कि मदिरा का सेवन तो लोग करते थे, लेकिन जो विशेष पद अधिकारी थे पद के अतिरिक्त जो साधारण भारतीय मदिरा का सेवन नहीं करते थे। परंतु मेगास्थनीज का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मदिरा का समाज में प्रयोग होता था। और मेगास्थनीज ने भारतीयों की भोजन करने की प्रणाली के विषय में लिखा है कि जब भारतीय भोजन करने बैठते थे तो प्रत्येक सदस्य के सामने तिपाई के आकार की मेज रख दी जाती थी, जिसके ऊपर सोने के प्याले में सबसे पहले चावल परोसे जाते थे, उसके बाद अन्य पकवान खाए जाते थे। तो ये तो था आपका रहन सहन, यानी मौर्यकालीन का सबसे पहले तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। ठीक है, और यही अगर हम बात करें तो जो कौटिल्य यानी जो अपने अर्थशास्त्र में लिखे थे वो बोलते हैं कि वो मदिरा का सेवन करते हैं, लेकिन जो मेगास्थनीज कहते हैं कि वो मदिरा का सेवन यानी जो अतिरिक्त साधारण भारतीय जो है वो मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। ठीक है, बट इसमें बहुत ज्यादा विवाद है। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं दास प्रथा। यानी दास प्रथा के बारे में 4 पॉइंट हमने डिस्कस किया, वर्ड, विवाह, स्त्रियों की दशा और रहन सहन। अब 5वां जो पॉइंट है वो है दास प्रथा। यानी दास प्रथा का प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा। दास प्रथा मौर्य काल में भी प्रचलित थी, यद्यपि यूनानी लेखकों ने इसका उल्लेख नहीं किया। मेगास्थनीज ने लिखा है कि सभी भारतीय समान है और उनमें कोई दास नहीं है।
ठीक है। और उसी प्रकार देखिए सबसे महत्वपूर्ण डायोडोरस ने भी लिखा है और इस तरीके से स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो जो डायोडोरस ने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है कि कानून के अनुसार भारत में कोई भी किसी भी परिस्थिति में दास नहीं हो सकता है। ये किसका स्टेटमेंट है, तो डायोडोरस का है। और इस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उनका स्टेटमेंट है कि मौर्य कालीन में यानी जो दास प्रथा है, कोई भी व्यक्ति दास नहीं बन सकता है। यानी कानून के अनुसार भारत में कोई भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी ऐसा परिस्थिति हो उसमें दास नहीं हो सकता। यानी मौर्य कालीन में दास की जो प्रथा थी प्रचलित थी। देख सकते हो आपकी दास प्रथा का प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। और दास प्रथा जो मौर्य काल में भी प्रचलित थी, लेकिन जो यूनानी लेखक है इनका उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। और उसी प्रकार मेगास्थनीज ने यही लिखा है कि सभी भारतीय समान है, उनमें कोई दास प्रथा नहीं है। उसी प्रकार से जो यूनानी लेखक है डायोडोरस ने यही लिखा है कि कानून के अनुसार भारत में कोई भी किसी परिस्थिति में दास नहीं हो सकता है। और उसी प्रकार स्ट्रैबो ने भी इसी संदर्भ में लिखा है, चूंकि उनके यानी भारतीयों के पास दास नहीं है, अतः उन्हें बच्चों की अधिक आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जो यूनानी लेखक है उनका मानना है कि जो मौर्य कालीन है उसमें दास प्रथा नहीं है। लेकिन इस तरीके से अगर हम सिंपली कहें तो मौर्य काल में भी दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन जो लेखक है यूनानी लेखक उनके द्वारा दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, ठीक है। इतना बस आप पॉइंट्स याद कर सकते हो। और उसके बाद देखिए मौर्यकालीन सामाजिक जीवन का सर्वोच्च विशेषता नैतिक स्तर था। अशोक द्वारा अपने अभिलेखों से माता पिता की आज्ञा मानना, गुरुजन का आदर करना, अहिंसा, दान, क्षमा, सहिष्णुता का विकास करना उपयुक्त कथन की पुष्टि करता है। और मेगास्थनीज के वर्णन से भी कथन की पुष्टि होती है, ठीक है। तो ये तो पूरा आपका था धार्मिक, ठीक है, धार्मिक स्थिति यानी मौर्य कालीन की धार्मिक स्थिति कैसी थी, जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आपको बस पॉइंट टू पॉइंट पहला जो पॉइंट है वो है वर्ण संकर, ठीक है, जिसमें चारों वर्ण का उल्लेख किया गया है। और जो आपके कौटिल्य है वो वर्ण संकर, जिसमें आपके जितने भी शूद्र जाति है वो आ जाते हैं। और उसके बाद जो उसी में आपके वर्ण संकर में जो मेगास्थनीज है उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि जो मौर्य कालीन के लोग थे वो अपनी जाति के अंदर ही शादी करते थे, जाति के बाहर नहीं शादी करते थे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि उनका विवाह कैसा था, तो मतलब स्त्रियों पुरुषों का विवाह जो मुख्य उद्देश्य था वो संतान उत्पत्ति का था। और जो मतलब पुत्री का उम्र होता था वो 12 और पुत्र का जो उम्र होता था वो 16 वर्ष की, इस तरीके से शादी कर लिया जाता था, ठीक है। और उन्हें पुनर्विवाह की भी प्रथा थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता था वो पुरुष पुनर्विवाह कर सकते थे और वो अनेक शादियां कर सकते हैं। और उनका मानना है कि जो स्त्रियां हैं केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए है। तो इस तरीके से इसमें माना जाता है। उसके प्रकार हमने स्त्रियों की दशा देखा, तो उसमें जिस तरीके से विवाह सेम प्रोसेस, उतना उनको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। पुरुषों के अनुसार उनको कोई भी कार्य करना होता था, ठीक है। और जो राजघराने की स्त्रियां थी वो अपने जो भी शासन प्रशासन है वो अपने अनुसार अपने आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकती थी। उसी प्रकार से अगर हम रहन सहन की बात करें तो रहन सहन जो था उनका सबसे महत्वपूर्ण था कि वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही थे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो मेगास्थनीज हैं उन्होंने कहा था कि वो मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन जो कौटिल्य है उन्होंने कहा था कि वो मदिरा का सेवन करते थे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और दास प्रथा में अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो मौर्य कालीन में दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन जो यूनानी लेखक है उनके अनुसार दास प्रथा जो थी वो प्रचलित नहीं थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम कल जो डिस्कस करेंगे आर्थिक स्थिति, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे तो फिर आप सभी को दिक्कत आएगा, क्योंकि आप सभी को नोट्स भी बनाना है। तो आप बहुत ही अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मौर्य कालीन की सामाजिक स्थिति का जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो ये पीडीएफ है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, और जो 9 बजे की क्लास रहेगी वो साइंस की क्लास रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।